हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार का इतिहास में, जो कि हम मध्यकालीन बिहार का इतिहास आज देखेंगे। हमने प्राचीन बिहार का जो इतिहास है कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, जो कि 3 वीडियो में हमने ख़त्म किया है। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में हमारा बिहार स्पेशल नाम से उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके बिहार के इतिहास के बारे में, प्राचीन बिहार का इतिहास पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास, जो कि एक ही वीडियो में हम कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले बिहार शरीफ में अपना वहाँ पे जाके राज किया था। और 1198 में वो बिहार शरीफ जाके वहाँ मतलब कि वहाँ जीत लेते हैं बिहार शरीफ को, और वहाँ पे उनकी पहली विजय होती है। और बख्तियार खिलजी जो है, उनका जो शव है वो बिहार शरीफ में ही दफनाया गया है। तो यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो संस्थापक था वो बख्तियार खिलजी ही था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो बख्तियार खिलजी है, इनका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो बिहार में इन्होंने बिहार शरीफ में उदंतपुरी की सबसे पहले इन्होंने विजय किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की जो स्थापना बख्तियार खिलजी ही करवाए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो बिहार में तुर्क सत्ता की जो स्थापना हुई थी वो 1198 में हुई थी। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि उसने जो बिहार शरीफ पर विजय किया था वो 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर जो नामक शहर है वो बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। तो अपना प्रशासनिक मुख्यालय जो बख्तियार खिलजी बनाते हैं वो बिहार शरीफ को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कहा जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय पे इन्होंने आग लगाया था तो वहाँ की जो पुस्तकें थी लाइब्रेरी की, वो 6 महीने तक जलती रही, इतनी सारी पुस्तकें थी वहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इससे पहले देख लेते हैं, बख्तियार खिलजी के शव को सॉरी बिहार शरीफ में दफनाया गया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? तो पाल वंशीय लक्ष्मण सेन था। पाल वंशीय पूछा ना, तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में जो पाल वंशीय शासक था इंद्र युम्न पाल था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मुझे लगा सेन वंश का पूछ रहा, तो सेन में लक्ष्मण सेन था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में सेन वंशीय शासक कौन था? तो सेन वंशीय शासक जो था लक्ष्मण सेन था। सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो सूफी संतों का जो आगमन हुआ था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी बोल रहा है, इसका मतलब 1100 से लेके 1199। तो ये हो गया 12वीं शताब्दी हमारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो बिहार में आने वाले पहले सूफी संत मोमिन आरिफ थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो मनेर की विजय से जो सूफी संत का संबंध था वो था ताज फकीर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा ताज फकीर राइट आंसर। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो पहला विवरण जो हमें प्राप्त हुआ है बख्तियार खिलजी के जो आक्रमण का बिहार में, तो वो तबकाते नासरी से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देख लेंगे सल्तनत कालीन बिहार। तो सल्तनत काल का जो बिहार है हम उसे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये भी एक गुलाम था। इनको ऐबक ने क्या किया था, ऐबक का ये गुलाम था, फिर उन्होंने इन्हें अपने दामाद बना लेता है। और जो इल्तुतमिश है, इनकी बेटी रजिया सुल्तान होती है, जो कि प्रथम
शासिका बनती है। तो आपको शायद आगे देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन ऐबज को पराजित करके 1225 में बिहार पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो बिहार का जो प्रांतपति नहीं रहा था वो था मुबारिज खां। दुगान खां, सफीउद्दीन ऐबक और हातिम खां, ये सभी बिहार में थे, लेकिन मुबारिज खां थे जो कि नहीं थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो ये तुगलक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रिकॉर्डिंग हो रही ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि कर्नाट वंश के जो शासक थे हरि सिंह को पराजित करने वाले थे। तो हमारे बी हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दरभंगा तिरहुत है उसका नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था जामा मस्जिद और दुर्ग का निर्माण। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है, तो आप याद रखिएगा। और मैं भी बिहार शरीफ से ही हूँ, वहीं के आसपास के गांव से हूँ। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का जो नाम दिया था वो तुर्कों ने दिया था। हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने विहारों का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो बिहार राज्य का जो नाम है बिहार तुगलक काल में पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इससे पीछे भी हमने ये देखा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो मलिक इब्राहिम या मलिक बया का जो प्रशासक था वो तुगलक काल में था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार शरीफ में ही स्थित है, तो आप याद रखिएगा। तो मलिक इब्राहिम और पीछे भी हमने देखा है एक मकबरा, तो आप कमेंट करके बताइए किसका मकबरा हमने देखा पीछे, मकबरा या सब कहाँ दफनाया गया था? तो हमने देखा था पीछे बख्तियार खिलजी का जो शव है वो बिहार शरीफ में ही दफनाया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो बिहार के प्रसिद्ध संत थे शेख अहमद चिरमपोश, इनसे भेंट करते हैं फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिला है? तो बिहार शरीफ से मिला है फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उत्तर बिहार के कर्नाटक शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो उत्तर बिहार के जो कर्नाटक शासक थे उनका अंत हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत काल में मिला लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो 14वीं सदी में तिरहुत में जो फिरोज है उन्होंने शासन किया था वैनवार वंश का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो शिव सिंह है। शिव सिंह की जो विद्यापति ने शिव सिंह के छत्र छाया में अपनी काव्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है। तो बिहार के में जो प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में हमें
महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो तबक़त नासिरी से मिलती है। तो ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दरिया खां लुहानी। इब्राहिम लोदी के काल में जो बिहार के सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था वो दरिया खां लुहानी था। ये हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। तो बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम किस रचना में मिलता है? तो बिहार नाम जो हमें मिलता है वो तबक़त नासिरी मिलता है। ए हो जाएगा राइट आंसर। किस सुल्तान के तिरहुत का तुगलकपुर का नाम लिया है? तो जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किस सुल्तान ने तिरहुत जो कि तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किया है? तो जाहिर है मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक थे जो कि राजगीर में जो स्थित है जैन मंदिर उनको अनुदान दिया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर कौन आसीन रहे? तो तुगलक काल में जो बिहार के प्रांतपति पर आसीन थे वो मलिक बया और मजदुल मुल्क दोनों ही थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत फैलाने वाला जो था वो सिकंदर लोदी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ पड़ा था? तो मनेर में पड़ा था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता क्या है? तो मलिक बया के जो मकबरे की विशेषता है वो सलामी दीवारें अथवा बैटरेट वॉल्स है और लंबूतरा गुंबद अथवा कॉनिकल डोम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा ए और बी। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मनेर स्थित जो बड़ी दरगाह है उसमें जो है मुखदुम याहिया का मजार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं चेरो वंश एवं उज्जैनियों वंशों के बारे में। तो पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ था? तो खारवार का हुआ था। आप याद रखिएगा सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति का उत्थान हुआ था? तो खारवार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपने राज्य को स्थापित किया था या गति किया था? तो पाल सत्ता के पतन के काल में जो मध्य बिहार में वो भार वंश ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगीति हुई थी? तो चेरो राज संगीति हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। चेरो राज का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो चेरो राज का जो संघर्ष हुआ था वो तुगलक से हुआ था, सुर से हुआ था और मुगल से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा तुगलक, सुर और मुगल। डी हो जाएगा राइट आंसर। दलपत शाही का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दलपत शाही का संबंध उज्जैनियों राज से है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया था। तो चेरो शासकों को जो शाहाबाद से विस्थापित किया था वो उज्जैनियों ने किया था। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों से शेर शाह सूरी ने क्या किया था? जो मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए चेरो से सहायता इन्होंने लिया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। तो बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश के शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी चेरो वंश ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर।
किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो जगदीशपुर मेले की जो शुरुआत की थी वो फूलचंद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो चेरो जनजाति का शक्ति का जो वास्तविक पतन हुआ था वो उज्जैनियों शासक के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक था। तो भोजपुर में जो उज्जैनियों वंश का संस्थापक था वो संतन सिंह था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। संतन सिंह का जो मूल नाम था वो देवराज था। तो देवराज भी ऑप्शन दे सकता है। या उज्जैनियों, डुमराव और बक्सर जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। तो हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी। तो भोजपुर के जो उज्जैनी शासकों की राजधानी थी वो ढावा, बिहटा, बक्सर तीनों थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो इसमें नहीं पूछा है। तो बाघमल है जो कि भोजपुर के उज्जैनी शासक में से नहीं थे। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है। तो ये शाहबाद के चेर से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखेंगे बिहार में अफगान राज। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। तो ये नुहानी कबीले की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने 1495 और 96 में बिहार का जो प्रभारी नियुक्त किया था वो दरिया खां नुहानी को किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी राज का जो संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद खां नुहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एवं अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने जो बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था वो जलाल खां को किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। या मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था जलाल खां। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूर साम्राज्य के बारे में। सूर साम्राज्य जो कि शेरशाह सूरी इनसे संबंधित है 1540 से 45 तक। तो सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो सूर्यवंश की जो स्थापना की थी वो शेरशाह ने की थी। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। तो आप ये भी याद रखिएगा नाम। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो शेरशाह को शेर खां की जो उपाधि दी थी वो मोहम्मद नुहानी ने दी थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। यह शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपलब्धि मिली थी। जो शेरशाह सूरी है उनको जो उन्होंने एक शेर मार दिया था उसी के उपलक्ष्य में इन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान करते हैं मोहम्मद नुहानी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। तो शेर खां के जो पिता है हसन खां वो जागीरदार थे सासाराम के, और सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? तो शेर खां बिहार के जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था जिसे कि बाबर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो बिहार में शेरशाह का जो राजनीतिक वर्चस्व हुआ वो हुआ था सूरजगढ़ा का युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने चौसा का युद्ध और बिलग्राम को कन्नौज भी कहते हैं, तो बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध में पराजित किया था। जो चौसा की लड़ाई होती है वो होती 1539 में, और बिलग्राम की जो लड़ाई होती है वो 1540 में होती है, जिसमें कि दोनों टाइम में शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। शेरशाह ने बिलग्राम तथा कन्नौज में युद्ध के हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था, और 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1555 में वापस हुमायूं आ जाता है दिल्ली के गद्दी पे।
शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो शेरशाह द्वारा जो पटना के नवनिर्माण का वर्णन मिलता है वो तारीख दाऊदी में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई है? तो अफगान राज्य की पुनः स्थापना जो हुई थी वो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये 1540 में होता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था वो सहसराम में था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। शेरशाह का मकबरा था, तो यहाँ से सहसराम लिखा है लेकिन सासाराम हो जाएगा, सासाराम। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सासाराम, राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो सासाराम हो जाएगा इसमें, सहसराम में जो कि दिया हुआ है इसमें सासाराम, आप कर लीजिएगा करेक्ट। पीछे भी हमने देखा था सासाराम था लेकिन सासाराम से कर लीजिएगा। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो शेरशाह द्वारा जो पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है वो भी तारीख दाऊदी में मिलती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, राइट आंसर। तारीख दाऊदी की जो रचना की थी वो अब्दुल्लाह ने की थी, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो शेरशाह के द्वारा जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया और रुपया का प्रचलन, तो तीनों किया गया। तो ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो कि रोहतास के जिले में है का किला का निर्माण करवाया था, तो ये किसने करवाया था? तो ये शेरशाह ने करवाया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो इसमें नहीं दिया गया है। तो देश की जो भूमि का सर्वेक्षण है वो शेरशाह ने करवाया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक की जो रोड है, जो सड़क आजम है, उसकी मरम्मत भी करवाते हैं शेरशाह। और इबादत खाना का निर्माण, नहीं ग्रैंड ट्रंक जो रोड है उन्होंने उसकी बनवाया था। और इबादत खाना का निर्माण शेरशाह नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये अकबर से संबंधित है इबादत खाना, तो हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। किसानों को जो पट्टे देने वाली कबूलियत की प्रथा का आरंभ ये भी शेरशाह ने किया था। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? तो मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था शेरशाह ने। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम या सहसराम देते तो आप वही समझिएगा। सासाराम जो है शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, हसन का सुर के लिए और इस्लाम शाह सभी के लिए प्रसिद्ध है। तो आप तीनों याद रख लीजिएगा नाम, शेरशाह सूरी, हसन खां और इस्लाम शाह। शेरशाह के मकबरे में संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय धार है। यह मकबरा चौकाट चबूतरे पर बना तथा चारों ओर सीढ़ियां हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा सही। इसकी छत एवं भव्य गुंबद के रूप में है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से हमारा सभी हो जाएगा सही, डी हो जाएगा राइट आंसर। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था, ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बड़न ने किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो जो सुप्रसिद्ध सूफी संत थे शेख बड़न, ये थे हमारे शेरशाह और इस्लाम शाह के टाइम पीरियड में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, शेरशाह और इस्लाम शाह के समय में ये समकालीन थे, तो डी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा किसका था? तो ये इस्लाम शाह का था अंतिम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? तो बिहार में थी 7 सरकारें या प्रमंडल, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो शेरशाह द्वारा जो पटना किला या नगर बनाया गया था उसमें जो व्यय हुआ था या खर्च हुआ था जिसे कह सकते हैं, तो 5 लाख हुआ था, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखेंगे मुगल कालीन बिहार। तो मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? तो जो बाबर है, मुगल शासक का संस्थापक है बाबर, और इन्होंने महमूद लोदी को हराकर क्या करते वो बिहार पे कब्जा कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1929 में
19 1529 होगा या 1900 दिया, गलत है। 1529 में बाबर ने महमूद लोदी पर पूरी तरह पराजित कर भाग लिया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप इसे 1929 नहीं 1529 बोल लिखिएगा तो करेक्ट कर लीजिएगा। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे पराजित किया था? तो अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में जो पराजित किया था वो दाऊद खां को किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट आया था? तो लौट आया था ये अपने मुनीम खां से को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? तो 1580 में जो बिहार का सूबेदार बनाया गया था वो खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को। तो इसमें पूछा गया 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? तो खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किस मुगल शासक के समय में बिहार के पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना था? तो ये अकबर के समय बन गया था, जो बिहार के पठान एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोही किया गया? तो ये जगदीशपुर के राजा थे, दलपत शाही ने विद्रोह किया था। जगदीशपुर के जो विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था, अकबर ने भेजा था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? सबसे पहले जो बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था वो अकबर था। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। तो बिहार को मुगल साम्राज्य का जो प्रांत का दर्जा दिया गया था वो 1580 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो मनेर की जो बड़ी दरगाह का उसका भ्रमण किया था बाबर ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो हुमायूं थे जो कि मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना की विजय में अकबर ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रिकॉर्डिंग हो रही है ना वीडियो। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ले ली थी? तो शाहजहां थे जो कि अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण लेते हैं। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो मुगल काल में जो बिहार की सरकार थी ये 7 थी। तो 7 हमारा शेरशाह सूरी के समय में था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर कालीन बिहार के सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो अकबर कालीन बिहार के सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध था राजा मान सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो बिहार के जो राजा मान सिंह थे इन्होंने मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह किए थे? तो मुगल शासक ने जो बिहार में सर्वाधिक विद्रोह किए थे वो अकबर के समय में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी कौन सी है? तो मुगल कालीन इमारतों में जो बिहार में सबसे पुरानी है वो हाजीपुर की जामा मस्जिद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो राजकुमार अजीम द्वारा जो अजीमाबाद बसाया गया उसमें लगा था 1 करोड़ रुपये का खर्च। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल क्या था? तो बिहार का जो राजकुमार अजीम था उनका कार्यकाल 1702 से लेकर 1712 तक था। तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की प्रमंडल की संख्या कितनी थी? तो औरंगजेब के समय में 1 बढ़ जाता है तो 8 हो जाता है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश जो कि छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो ये जहांगीर के समय में जो खोखरा देश है उसकी विजय संपन्न हो गई थी। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था? तो सिख गुरुओं में जो जिनका घनिष्ठ संबंध था वो थे गुरु नानक। गुरु नानक बिहार जाते हैं और गुरु तेग बहादुर जो कि गुरु गोविंद सिंह के पिता होते हैं। और गुरु गोविंद सिंह का तो जन्म ही हुआ था पटना साहिब में। तो ये तीनों गुरु का बिहार से घनिष्ठ संबंध था। तो हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था?
तो फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का जो नियंत्रण है वस्तुतः समाप्त हो गया था। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ईरानी यात्री मोहम्मद शाहिद किस मुगल शासक के समय में बिहार आया? तो ईरानी यात्री जो मोहम्मद शाहिद था ये जहांगीर के समय में बिहार आया था। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ईरानी यात्री अब्दुल लातिफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ईरानी जो यात्री अब्दुल लातिफ होते हैं ये आते हैं अकबर के समय में बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किसने किया था? तो अकबर ने किया था। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये हमने पीछे देख लिया है। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में बिहार का प्रांतपति राजकुमार परवेज को नियुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? पटना को जो अजीमाबाद नाम दिया गया वो राजकुमार अजीम ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो फर्रुखसियर का राज्याभिषेक है वो बिहार में हुआ था। डी हो जाएगा राइट आंसर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो पटना में जिस राज्याभिषेक हुआ था तो हमने पीछे जस्ट देखा है फर्रुखसियर का हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रक स्थापित हुआ था? तो बहादुर शाह फर्स्ट था उसके जो शासनकाल में बिहार पर बंगालों का नियंत्रण हुआ था। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? तो मुगल प्रांत बनने के उपरांत जो बिहार का गवर्नर बना था वो मिर्जा अजीज कोकलतास बना था। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा? तो मुगल कालीन जो बिहार का गवर्नर रहा था वो सुजात खां, सईद खां और मुकरम खां सभी थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो अंग्रेजों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1765 का इलाहाबाद का संधि होता है। तो ये भी आप याद रखेगा। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो मुगल काल में बिहार का व्यापार होता था एशिया, अफ्रीका, यूरोप सभी से होता था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? बिहार में मुगल स्थापत्य कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो मनेर में स्थित शाह दौलत खां का मकबरा। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत खां का मकबरा किसने बनवाया था? तो इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। ओम बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत खां के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका निर्माण है जो कि लाल पत्थर से हुआ। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो सी हमारा उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा सही। इसका निर्माण हुआ था 1617 में और यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो आप ये भी याद रखिएगा। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी वीरता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज दे दिया था? तो मिथिला राज जो अकबर ने दिया था 1556-57 में ये महेश ठाकुर को दिया था। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार शाहिस्ता खां था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 में। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर ने बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये माना गया था 1733 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था? तो बिहार में शासन करने वाले प्रथम मुगल शहजादा परवेज था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारा बिहार का जो मध्यकालीन बिहार था वो कम्प्लीटली खत्म हो गया है।
अब हमारा नेक्स्ट आ गया आधुनिक बिहार का इतिहास, जो कि हम कल देखेंगे। आज काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो 34-35 मिनट का पहले ही हो गया। तो ये हम आधुनिक बिहार कल स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। अगर थोड़ा ही रहेगा तो हम कल एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि थोड़ा होगा आधुनिक बिहार, ज़्यादा होगा तो 2-3 पार्ट में हम कर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। और कल हम आधुनिक बिहार देखेंगे। फिर भी हम आपको एक पेज स्टार्ट कर देते हैं आज ही, ताकि कल आपका रिवीजन हो जाएगा, तो कल आप अपना फटाफट आंसर मार सकेंगे। तो आधुनिक बिहार के बारे में देखेंगे, जिसमें बंगाल के नवाब और बिहार के देखेंगे। तो नवाब अली बर्दी खां की बिहार में कार्यकाल कब थी? तो 1734 और 40 तक थी। तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अली बर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। तो बंगाल की गद्दी पर अली बर्दी खां ने जो अधिकार कर लिया था, ये 1740 में किया था। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित कर दी थी? तो ये थे हमारे मीर कासिम। मीर कासिम जो थे, ये जो होता है बक्सर के उसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय होते तीनों। तो ये यही मीर कासिम होते हैं जो कि मुर्शिदाबाद को मुंगेर स्थापित कर देते हैं। 1748 में बिहार के किस उपनवाब ने नवाब की हत्या हुई थी? तो 1748 में बिहार के जो उपनवाब की हत्या हुई थी वो हैबत जंग थे। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 1748 में अलवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो रानी सराय के जो युद्ध में पराजित किया था अलवर्दी खान ने, वो अफगानों के किया था। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? तो प्रथम नायाब नाजिम जो था बिहार का, वो था राजा राम नारायण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बिहार की जो सूबेदारी प्रदान की थी वो सुजाउद्दीन को की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था पटना के युद्ध में। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने एक पेज ही देख लिया है, तो बाकी हम कल देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय, थैंक यू सो मच।